हेलो दोस्तों, अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने पढ़ा था गेहूं के बारे में, गन्ना के बारे में, चावल के बारे में। और आज हम, क्योंकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए हमने कृषि एवं सिंचाई वाला जो चैप्टर था कक्षा 8 का, उसे हमने 2 भागों में बांट दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिससे आसानी से कवर हो जाए और हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपकी भी पढ़ाई हो सके और आपके दोस्तों की भी अच्छे से हो सके। आज हम पढ़ेंगे चाय के बारे में। चाय एक प्रमुख पेय पदार्थ है। ये मुख्यतः असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के पहाड़ी ढाली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी कि जो चाय की जो प्रमुख फसल है, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के पहाड़ी ढाल पर पाई जाती हैं ये फसलें। कुल मिलाकर चाय के उत्पादन के लिए जो ज़मीन होती है उपजाऊ और ढालू ज़मीन, जिससे बारिश हो और उसका पानी इकट्ठा ना हो सके। अगर इकट्ठा होगा बारिश का पानी तो क्या होगा, जो चाय की जड़ें हैं वो सड़ जाएंगी। आवश्यक दशाएं, यानी कि इसके लिए मौसम कैसा होना चाहिए, कैसी ज़मीन होनी चाहिए, देखते हैं। इसके लिए अधिक वर्षा गर्मी, पहाड़ी ढाल जिस पर पानी ना रुक सके, अन्यथा क्या होगा, जड़ें गल जाएगी। यानी कि जो चाय के लिए जो मौसमी दशाएं हैं, वर्षा तो अधिक चाहिए लेकिन वर्षा का पानी रुके ना, और गर्मी की भी आवश्यकता होती है, और ढलाई वाला क्षेत्र होना चाहिए। चाय की एक कहानी है। विश्व में जो चाय है, चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय पीनी शुरू की थी। जो चाय है विश्व में सबसे पहले चीन के लोगों ने शुरू की थी। शुरू में यह आदत केवल कुछ लोगों तक ही सीमित थी। प्रारंभ में इसे औषधीय पेय भी समझा जाता था। उपनिवेशवादी अंग्रेजों ने वर्ष 1829 ईस्वी में उत्तर पूर्व भारत के वनों में असोम चाय की खोज कर ली थी। चाय की बड़े पैमाने पर खेती को चाय बागान या चाय बागाती कृषि भी कहते हैं। अब जहाँ प्रमुख बातें हैं कि अगर विश्व में सबसे पहले चाय किसने पीनी शुरू की थी, तो चीन के लोगों ने। और पहले जो बहुत कम लोग चाय का सेवन करते थे, जिससे ये औषधीय मानी जाती थी, क्योंकि इसमें निकोटीन नामक एक नशीला पदार्थ पाया जाता है। और सबसे पहले भारत के असम में चाय की खोज की गई थी। चाय की खेती को क्या कहते हैं, बागान या बगाती। अब भारत के मैप में देखते हैं जो चाय, देखो चाय का बागान है ये पहाड़ी क्षेत्र है, दिख रहा है, पहाड़ी क्षेत्र। क्योंकि यहाँ पर बारिश होगी तो जो वर्षा का पानी है वो एकत्र नहीं होगा, तलहटी में जमा हो जाएगा, जिससे हमारे जो चाय के पौधे की जड़ें हैं ये सड़ने से गलने से सुरक्षित रह सकेंगी। कहवा या कॉफ़ी, आपने चाय भी पी होगी और कॉफ़ी भी। कहवा या कॉफ़ी भी चाय की तरह एक पेय पदार्थ है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों को भारत के मानचित्र में देखकर कहवा और चाय उत्पादक राज्यों की सूची बनाइए। बताएंगे आपको। मैदानी भागों में चाय की खेती क्यों नहीं होती है, बताइए।
क्यों नहीं होती है? क्योंकि अभी हमने आपको बताया है, क्योंकि चाय की खेती के लिए अधिक वर्षा की ज़रूरत होती है और वर्षा का पानी एकत्र ना हो, इसलिए क्योंकि मैदानी भागों में तो बाढ़ आ जाती है, तो चाय की फसल क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। अब कपास के उत्पादक प्रमुख क्षेत्र: महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा। दूसरी है जूट की: असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। ठीक, ये जो कपास और चाय के उत्पादन के लिए जो आवश्यक मौसमी दशाएं हैं वे लगभग सेम है। इन दोनों के उत्पादन के लिए काली मिट्टी, गर्म व नम जलवायु, काली मिट्टी की ज़रूरत होती है, गर्म व नम जलवायु की ज़रूरत होती है। 100 सेंटीमीटर से वर्षा, यानी कि 100 सेंटीमीटर तक जिस क्षेत्र में वर्षा होती है वहाँ कपास और जूट की खेती हो जाएगी। सिंचाई की उचित प्रबंधन, यानी कि क्योंकि 100 सेंटीमीटर पानी का मतलब है कि अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, और जो मिट्टी है उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, अधिक वर्षा, नर्म व गर्म जलवायु। लगभग दोनों के लिए सेम मौसमी दशाओं की आवश्यकता होती है। भारत में प्रमुख स्थानों पर कपास और जूट का उत्पादन होता है। जैसे कपास के लिए ये कलर है और जूट के लिए येलो कलर। जूट जो है वो भारत के पश्चिम भाग में पाई जाती है, दक्षिण पश्चिम भाग में, और जो जूट है वो उत्तर पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। जूट और कपास का मेस्टा उत्पादन: पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है और कपास का बिहार में। आप लोग बताइए, राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्र में एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का सकल मूल्य होती है। यह किसी भी देश के विकास के स्तर को बताती है। अगर देश के जो नागरिक हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी तो समझ लो हमारा देश समृद्ध है, विकसित है। अगर प्रति व्यक्ति आय कम है तो समझ लो वो देश गरीब है, यानी कि विकासशील है। नकदी फसलें जिन्हें बेचने से पैसा प्राप्त होता है, जिन्हें बेचने से जिसका प्रमुख उद्देश्य होता है पैसा कमाना, अर्थात दूसरे के उपयोग अर्थात बेचने के लिए उत्पादित फसल जिससे नकद आय यानी नगद रुपया प्राप्त होती है, इसका उपभोग कृषक स्वयं नहीं करता। जो नकदी फसलें हैं जैसे सेब हो गया, अंगूर हो गया या चाय हो गया, इसका उपयोग आदमी कम करता है लेकिन बाजार में बेचकर आय प्राप्त करता है। ये हमारी नकदी फसलें कहलाते हैं। कृषि के लिए जो वैज्ञानिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम विस्तार से देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चर, आप कहते हैं एग्रीकल्चर, यानी कि मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला, इसे खेती भी कहते हैं। जो एग्रीकल्चर होती है जिसके अंदर मृदा की मिट्टी की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन, विज्ञान एवं कला, इसे खेती भी कहते हैं। हिंदी में खेती कहते हैं, इंग्लिश में एग्रीकल्चर। पिसीकल्चर, व्यापारिक स्तर पर मत्स्य पालन को पिसीकल्चर कहते हैं, यानी कि जो व्यापार की दृष्टि से मछली का पालन किया जाता है उसे पिसीकल्चर कहते हैं। सिल्क, रेशम का उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है। जो रेशम के कीट हैं शहतूत के वृक्ष पर पाले जाते हैं, विकसित किया जाता है। विटीकल्चर, व्यापारिक स्तर पर अंगूर का उत्पादन विटीकल्चर कहलाता है। फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती।
एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, ओलेरीकल्चर जमीन पर फैलने वाली सब्जियों को की कृषि, जैसे जमीन पर फैलने वाली, जैसे तोरई हो गया, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, जो फैलने वाली होती हैं उन्हें ओलेरीकल्चर कहते हैं। आपने कभी खेती करने वाले व्यक्तियों से जानने का प्रयास किया है कि उन्हें कृषि कार्य में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? कभी बाढ़ आने पर तो कभी सूखा पड़ने पर खेती नष्ट हो जाने का भय रहता है। अच्छे बीज और खाद समय से ना मिलने की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बिखरे हुए खेतों के कारण किसानों को कृषि कार्य करने में कठिनाई होती है। कभी कभी पशुओं में बीमारी फैलने से कृषि कार्य बाधित हो जाता है। नहरों में समय से और पर्याप्त पानी न होने पर फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही सब हमारी कृषि की समस्याएं हैं। राष्ट्रीय कृषि नीति। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय कृषि नीति का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना। जो राष्ट्रीय कृषि नीति है उसका प्रमुख उद्देश्य है कि कृषि के क्षेत्र में वृद्धि की जाए। कैसे? कृषि से उपज को अधिक प्राप्त करें, ऐसे विकास को प्रोन्नत करना जिसमें हमारे संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग हो, हमारी भूमि, जल और जैव विविधता को सुरक्षित रखा जा सके, किसानों को मूल्य संरक्षण प्रदान करना, कृषि क्षेत्र में फसलों के बीमाकरण और जैव प्रौद्योगिकी पर बल देना एवं कृषि कार्यों के लिए किसानों को ऋण सुनिश्चित करना ही इस कृषि की प्रमुख लक्ष्य हैं। चकबंदी। आपने अपने आसपास चकबंदी शब्द तो सुना ही होगा कि चकबंदी क्या है। चकबंदी में क्या है? चकबंदी, चक जो खेत का एक टुकड़ा होता है, जैसे आपके एक ये खेत है, एक ये 3 खेत हैं आपके, और तीनों को उठा के हमने एक खेत बना दिया। तो 3 चक थे, इनको हमने बांध दिया, तो ये क्या कहलाता? चकबंदी। आपने अपने घर या आस पड़ोस में चकबंदी की बात सुनी होगी। अक्सर अब गांव में बड़े लोग बात करते हैं कि चकबंदी बहुत पहले आई थी, अब देखो कब आएगी। है चकबंदी क्या है, आइए जाने। नीचे चित्र में दिखाए गए कई रंग के खाने हैं। मान लीजिए कि एक रंग के चौकोर खाने एक व्यक्ति के इधर उधर खेत बिखरे, जैसे राम के खेत ग्रीन कलर के हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये राम के ग्रीन कलर के खेत हैं। और ग्रीन कलर के जो खेत हैं उसको एक हमने इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर और चौथा इधर, चारों खेतों को हमने एक जगह कर दिया। अब राम को कृषि करने में बहुत आसानी होगी। पानी लगाना तो एक दिन में चारों में लग जाएगा। कोई फसल करनी, आसानी से टाइम की बचत होगी, और जो बिखरे खेत हैं वो इकट्ठे भी हो जाएंगे। यही चकबंदी होती है। चकबंदी छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे खेतों में सही ढंग से खेती नहीं की जा सकती, साथ ही लागत भी ज़्यादा लगती है। इसलिए चकबंदी द्वारा किसानों की दूर दूर बिखरी जोतों यानी कि खेतों को एक चक के रूप में बदल दिया जाता है। सिंचाई। आप कभी अपने घर पर गमले या पौधे में पानी डालते हैं? क्या आपने किसानों को खेतों की सिंचाई करते हुए देखा है? नहीं देखा। आपके गांव में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं, ये बताइए। आपके गांव में सिंचाई के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता है? जो सिंचाई के प्रमुख जो साधन हैं वो तालाब है, अन्न का मतलब
अन्य साधन, नहरों से खेतों की सिंचाई होती है। कुआं तथा नलकूप, तालाब, नहर और अन्य साधनों से खेती की सिंचाई की जाती है। आपके गांव के आसपास के खेतों में किस नहर से सिंचाई के लिए पानी आ रहा है, उसका नाम पता कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दक्षिण भारत में तालाब क्यों अधिक हैं? आजकल सिंचाई की नवीन पद्धति ड्रिप टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर छिड़काव सिंचाई भी प्रचलित हो रही है। सामान्यतः बागानी फसलों जैसे फल, फूल, शाकभाजी यानी कि सब्जियों आदि की सिंचाई टपक पद्धति द्वारा की जा रही है, जबकि खाद्यान्न जैसे गेहूं, मटर इत्यादि फसलों की सिंचाई स्प्रिंकलर पद्धति द्वारा की जाती है। यह दोनों पद्धतियां भारत में मध्य पश्चिम के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अधिक प्रयोग की जाती है। इन सिंचाई पद्धतियों से सिंचाई में पानी कम खर्च होता है और फसल अच्छी होती है। जो स्प्रिंकलर पद्धति है उसमें जैसे खेत है, इसमें एक ऐसे लगा दी और पानी समर से आ रहा और ये चारों तरफ घूम घूम के पानी का छिड़काव करते, इससे फसल भी अच्छी होती है और पानी का नुकसान भी कम होता है। जो पानी है वो कम बर्बाद होता है और फसल भी अच्छी होती है। वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम के जो प्रमुख उद्देश्य थे, उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों से कृषि करना हरित क्रांति के प्रमुख उद्देश्य है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गेट ने किया था। जो हरित क्रांति जो लाए थे, जिन्होंने हरित क्रांति शब्द का प्रथम उपयोग किया था, वो तो डॉक्टर विलियम गेट ने किया था। विभिन्न उत्पादों से संबंधित विभिन्न जो क्रांतियां हैं, जैसे हरित क्रांति कृषि उत्पादन यानी कि गेहूं से संबंधित है। आपसे कोई कहे हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे कृषि उत्पादन यानी कि गेहूं से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, क्योंकि जो दूध होता है सफ़ेद होता है, इसलिए श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, तिलहन यानी तेल से संबंधित है। गोल क्रांति आलू के उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, यानी कि झींगा एक प्रकार की मछली होती है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से। धूसर क्रांति उर्वरक यानी खादों से संबंधित है। धूसर। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति ये सभी क्रांतियों का समेकन है, यानी कि जैसे इंद्रधनुष है उसमें सभी कलर होते हैं, इंद्रधनुष में 7-8 कलर होते हैं, वैसे ही इंद्रधनुषी जो क्रांति है, सभी जो क्रांति जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति, नीली, गुलाबी, रजत, ये सब मिला के इंद्रधनुष क्रांति बनती है। सदाबहार क्रांति ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा, यानी कि ऑर्गेनिक जैसे केचुए वाली खाद हुई या अपने जानवरों की गोबर वाली खाद, इसका प्रयोग करने से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिलता है। उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना था, इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर आपसे कहें हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति की जो प्रमुख बातें हैं, हरित क्रांति की जो प्रमुख बातें हैं वे कौन कौन सी हैं? अधिक उपज के लिए सुधरे हुए उन्नत बीजों का प्रयोग करना, और गेहूं की उन्नत किस्मों जैसे साबरमती, सोनारा, कल्याण सोना, हीरा तथा धान की किस्मों जैसे IR, ताइचुंग 65, जया, पद्मा, पंकज, जमुना, साबरमती किस्मों का प्रयोग किया गया।
दूसरी रासायनिक खादों जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट का विकास व उपयोग किया गया। जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना जैसे कंपोस्ट की खाद, हरी खाद जिसमें सनई ढैंचा को सड़ाया जाता है, नीम की खली की खाद इत्यादि। रासायनिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि का प्रयोग करना, फसलों की सिंचाई के लिए नलकूप तथा नहरों, तालाब आदि बनाने का कार्य किया गया। इन सब के प्रयोग द्वारा उत्पादन बढ़ाने का प्रयास हरित क्रांति कहलाता है। हरित क्रांति का दूसरा पहलू। हरित क्रांति का दूसरा पहलू रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के प्रयोग से पैदावार बढ़ी है, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। भोजन चक्र में जिस प्राणी द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, यह रसायन उसको प्रभावित करता है। डीडीटी का प्रयोग चारे के माध्यम से गाय तक, फिर उस गाय के दूध के माध्यम से गाय तक, फिर उस गाय के दूध के माध्यम से उसे पीने वाले प्राणी तक पहुंच जाता है। इसमें से कुछ रसायन ऐसे हैं जो घातक बीमारियों को जन्म देते हैं, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं तथा मिट्टी और जल स्रोत को प्रदूषित करते हैं या दूषित करते हैं। यानी कि जो कहने का आशय है, जो हरित क्रांति है, इससे हमारी फसलों की पैदावार में वृद्धि भी हुई है, बहुत फायदा भी हुआ है, लेकिन बहुत से नुकसान हैं जो मानव जीवन में एकदम से अचानक से दिखाई नहीं देते हैं। धीरे धीरे कई बीमारियां बनकर सामने आते हैं। दोस्तों, हमारा जो ये वीडियो 2 पार्ट में कंप्लीट हो गया। पहला पार्ट आपने देखा होगा, दूसरा आज आ जाएगा। थैंक यू।